हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन की चैप्टर एंड एक्सरसाइज। ये 11th क्लास की आईपी का थर्ड चैप्टर है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू ईयर अकेडमी, माय नेम इज मनोज राणा। एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपको सामने जो है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, लेकिन अभी फ़ॉन्ट बहुत छोटा है तो आप अपनी आंखों पर स्ट्रेस मत डालो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सामने दिखाता हूँ और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर नेम्स आर इनवैलिड एंड व्हाई। यहाँ पर आपको आंसर देने के लिए पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो या तो कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, या स्मॉल लेटर से, या अंडरस्कोर से। मतलब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं शुरुआत करने के। आप इंग्लिश का कैपिटल लेटर, इंग्लिश का स्मॉल लेटर, या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। आप डिजिट नंबर नहीं यूज कर सकते। इनके अंदर आप कहीं पर भी आगे अगर लिखना चाहेंगे तो नंबर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, भला ही वो डॉलर साइन है, भला ही आपका परसेंटेज मार्क है, भला ही आपका क्वेश्चन मार्क है, ये सारे के सारे जो हैं वो स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं। ये स्पेशल कैरेक्टर आप कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते, ना तो शुरुआत में, ना एंड में, ना बीच में, कहीं पर भी नहीं। इसके अलावा एक और रूल है, वो ये कि आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो लैंग्वेज अपने रिजर्व्ड वर्ड्स रखती है, वो वाले रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं, जो कीवर्ड्स हम जिन्हें बोलते हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर ये रूल्स आपके दिमाग में रहेंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है, सीरियल नंबर, इसके अंदर जो प्रॉब्लम करने वाला यहाँ पर कैरेक्टर है वो है डॉट, पीरियड, जो हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर के एंड में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके कारण ये आइडेंटिफायर आपका वैलिड नहीं रहेगा। फर्स्ट रूम में आपने यहाँ पर डिजिट जो है वो सबसे पहले नंबर पे ले ली है, जो कि वहाँ पर अलाउड नहीं है। $100 यहाँ पर ये जो डॉलर साइन है ये अलाउड नहीं है। टोटल मार्क्स के अंदर यहाँ पर हमारे पास स्पेस है, और स्पेस को एक स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है, तो ये भी अलाउड नहीं है। टोटल मार्क्स विद अंडरस्कोर, तो यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड हैं। मतलब ये आपका लीगल है, कानूनी आप तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी केस आप पे नहीं होगा। टोटल मार्क्स, इसमें हाइफन है, ये जो माइनस का साइन होता है ये स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसे आप यूज़ नहीं कर सकते। अंडरस्कोर, परसेंटेज, सारे के सारे आपके लीगल कैरेक्टर्स हैं, आप यहाँ पर अंडरस्कोर जो है वो शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश के लेटर्स तो आपको सारे अलाउड होते हैं। उसके बाद है ट्रू, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल कीवर्ड है जो कि बूलियन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप वो सारे के सारे रूल्स जो मैंने आपको इस क्वेश्चन की शुरुआत में बताए हैं उसे दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली आप उसको आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल में। तो ए पार्ट, असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू वेरिएबल ब्रेड्थ। तो ये आ गए हम इडल पे यहाँ पर हम किस तरह से ये वाली असाइनमेंट स्टेटमेंट देते हैं। हम यहाँ पर लेंथ लेंगे, लेंथ जो है इसको हम वहाँ पर इक्वल लेंगे, इक्वल में जो भी हमारे को वैल्यू बोली है 10 हम वो दे देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ब्रेड के बाद इक्वल साइन, और उसके बाद जो भी हमारे को वैल्यू उसने 20 बोली है वो हम असाइन करेंगे। और ये हमारे लिए परफेक्ट लीगल है, तो हम अगर सेव करके इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आता। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट ये हो गई। बी पार्ट, असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स लेंथ एंड ब्रेड टू अ वेरिएबल सम। अब यहाँ पर हमने जो है एवरेज देनी है। अब एवरेज जो है वो कैसे दी जाती है, जो सिंपल आपका मीन होता है। अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आप उनको ऐड करते हैं और उसके बाद 2 से आप उसको डिवाइड कर देते हैं, और वो जो है वो आपने वहाँ पर वेरिएबल सम के अंदर उसकी वैल्यू को देना है। अब वो कैसे देंगे, हम दोबारा से अपने इडल पे चलते हैं। यहाँ पर हम जो है सम लेते हैं और सम को यहाँ पर इक्वल कर देते हैं। मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो ये हमारे पास जो भी लेंथ और ब्रेड्थ की एवरेज है वो उसको असाइन कर देगा सम वेरिएबल के अंदर। मैं सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर किसी भी तरह का एरर नहीं आया है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स, पेपर, जेल पेन एंड इरेजर टू अ वेरिएबल स्टेशनरी। अब यहाँ पर हमारे को 3 अलग अलग जो हमारे को पेपर, जेल पेन एंड इरेजर जो है ये लिस्ट एक बनानी है, और इसे हमने वहाँ पर वेरिएबल स्टेशनरी को देना है। तो अब कैसे करेंगे ये, तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेशनरी। तो ये हमारे पास स्टेशनरी आ गई, और इसके बाद जो लिस्ट है, लिस्ट हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होती है। इसके अंदर जो है वो हमने क्या क्या लेना है, हमने लेना है एक पेपर, उसके बाद हम कॉमा जो है वो देंगे। दूसरी चीज़ जो है वो हमने लेनी है जेल पेन,
तो ये जेल पेन ले लिया। और तीसरी चीज़ हमने लेनी है वहाँ पर इरेज़र, तो हमने यहाँ पर इरेज़र ले लिया और फिर सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया। तो ये हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो परफेक्टली काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट कह रहा है असाइन द स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट जो हैं ये आइडेंटिफायर्स लेने हैं, उनकी वैल्यूज जो हैं वो मोहनदास, करमचंद और गांधी लेनी है। इसे हम दो वे में कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर अलग अलग फर्स्ट, मिडल और लास्ट जो है लें, या फिर हम कॉमा सेपरेटेड फर्स्ट, मिडल और लास्ट ये भी हम कर सकते हैं। अगर हम इनके अंदर 3 वैल्यू देते हैं, बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि अगर हमने 3 आइडेंटिफायर लेफ्ट में लिए हैं तो 3 वैल्यूज़ यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास मोहनदास, उसके बाद कॉमा सेपरेटेड जो है वो यहाँ पर हम देंगे करमचंद, ये हमारे पास करमचंद आ गया, और उसके बाद जो है वो हम देते हैं गांधी, ये गांधी आ गया। तो सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आया है। तो हमारे पास फर्स्ट के अंदर मोहनदास, मिडल के अंदर करमचंद और लास्ट के अंदर गांधी जो है वो हमारा सेव हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जो है वो लेकर दिखा सकता हूँ किसी भी एक का। तो यहाँ पर अगर मान लो मैं मिडल जो है उसको प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आप देखेंगे करमचंद जो है वो वहाँ पर वैल्यू फीड हो गई है मिडल के अंदर। तो ये आपके पास एक वे होता है जब कभी भी आपने वहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ देनी होती हैं। लेकिन बस इतना आपने ध्यान रखना होता है कि आपके लेफ़्ट में आपने जितने आइडेंटिफायर्स दिए हैं, राइट में आपने उतनी ही वैल्यूज़ जो हैं वो देनी होती हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। असाइन द कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट टू वेरिएबल फुल नेम। मेक श्योर टू इनकॉर्पोरेट ब्लैंक स्पेसेस अप्रोप्रिएटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेम्स। तो ठीक है जी, अब वो जो हमसे चाह रहा है वो चाह रहा है कि ये मोहनदास, करमचंद, गांधी जो है वो हमारे यहाँ पर एक जो वेरिएबल हम ले रहे हैं फुल नेम उसके अंदर फीड हो जाए, लेकिन स्पेसिस के साथ में। तो ऐसा किस तरह से किया जा सकता है उसकी बात करते हैं। वो चाहता है कि कॉन्कैटिनेटेड वैल्यूज़ आएँ। तो कॉन्कैटिनेटेड वैल्यूज़ कैसे आएंगी, यहाँ पर हम पहले एक आइडेंटिफायर ले लेते हैं फुल नेम। इसमें हम जो है वो फर्स्ट प्लस मिडल प्लस लास्ट इस तरह से अगर लिखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कॉन्कैटिनेटेड तो आएंगी, लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पर आउटपुट जो है वो लेकर दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर फुल नेम जो है ये इस तरह से सेव करके मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे बीच में स्पेसिस जो हैं वो वहाँ पर मिसिंग है। अब ये स्पेसिस किस तरह से दिए जा सकते हैं उनकी बात। यहाँ पर हम जो है इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के बीच में एक स्पेस जो है वो ले सकते हैं, फिर हम यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो दे सकते हैं, फिर उसके बाद जो मिडल है उसके बाद हम एक प्लस का साइन दे देंगे और फिर से हम इस तरह से बीच में एक स्पेस दे देंगे। तो ऐसा करने पे हमारे पास जो भी फर्स्ट यानी मोहनदास है वो आएगा, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा, फिर उसके बाद मिडल यानी कि करमचंद, उसके बाद एक स्पेस, और लास्ट में हमारे पास जो लास्ट है वो है गांधी। तो सेव करके मैं आपको रन करके दिखाता हूँ और आप देखेंगे जैसा वो चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही हमारे पास स्ट्रिंग जो है मोहनदास, करमचंद, गांधी वाली आ गई है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच डेटा टाइप विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज एंड व्हाई। ए पार्ट, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। हमारे पास नंबर ऑफ मंथ्स हम जानते हैं वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में ही होंगे। तो जो हमारे पास 12 मंथ्स हैं वो एक इंटीजर है, तो हम इंटीजर के अंदर ही इसको स्टोर करेंगे। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, कोई भी चीज़ जिसका आंसर सिर्फ येस और नो होता है उसे हम बूलियन में स्टोर करते हैं। तो ये जो बी पार्ट है इसका आंसर होगा बूलियन। सी पार्ट है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो है वो हमारे लिए इंटीजर्स होते हैं, तो उसे हम इंटीजर के अंदर स्टोर करेंगे, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसको हम स्ट्रिंग की तरह भी स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर तो हैं, लेकिन उन पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने नहीं करना होता, वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। और आइडेंटिफायर्स का मतलब अगर एक मोबाइल है वो दूसरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर रहा है तो जस्ट वो एक आइडेंटिफायर है कि कौन सा मोबाइल जो है वो किस मोबाइल पे वहाँ पर कांटेक्ट करना चाह रहा है। लेकिन ये बैक एंड प्रोसेस है, आप जो है वो मोटा मोटा अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो सिंपल ये इंटीजर के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं। पॉकेट मनी जो है वो ऑब्वियस है, अगर वहाँ पर डॉलर हैं, डॉलर के साथ में सेंट्स हैं, रुपीज़ हैं तो रुपीज़ के साथ में पैसे हैं, तो ऐसे में हम फ्लोट के अंदर वहाँ पर स्टोर करना चाहेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये इंटीग्रल भी हो सकती है और ये जो है वहाँ पर फ्लोट में भी हो सकती है, मतलब वहाँ पर डेसिमल में भी हो सकती है, तो हम फ्लोट यूज़ करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो है 4 इंटू साइड होता है। अगर साइड जो है वो वहाँ पर डेसिमल्स के अंदर है तो हो सकता है हमारा पेरीमीटर भी डेसिमल के अंदर आए, तो इसलिए इसे भी हम फ्लोट के अंदर स्टोर करेंगे।
नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश कैरेक्टर्स के अंदर दिया जाएगा, तो उसको हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, एड्रेस के अंदर नंबर्स और वहाँ पर इंग्लिश जो है उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे में हमारे पास जब कैरेक्टर्स और अलग अलग जो भी हमारे पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो हम हमेशा उसको स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन नंबर 1 इज इक्वल टू 4, नंबर 2 इज इक्वल टू 3 एंड नंबर 3 इज इक्वल टू 2। मतलब हमने तीन चीज़ों पे ध्यान देना है यहाँ पर। नंबर 1 जो हमारे पास नंबर 2 की वैल्यू है ये, और नंबर 3 जो है इसकी वैल्यू। ए पार्ट, नंबर 1 प्लस इक्वल्स नंबर 2 प्लस नंबर 3। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यूज़ हैं उनकी बात करते हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे लिए 4 है, हम अपने दिमाग में रखेंगे। नंबर 2 जो है ये हमारे लिए 3 है, और नंबर 3 जो है ये हमारे लिए 2 है। ये सबसे पहले क्या करेगा, ये नंबर 2 और नंबर 3 को ऐड करेगा। तो हमारे लिए ये जो है ये हमारे लिए नंबर 1 प्लस इक्वल्स 5 हो जाएगा। अब नंबर 1 जो है वो हमारे लिए यहाँ पर 4 है। तो अब ये जो हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट है ये कैसे काम करती है, ये हमारे लिए काम करती है नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस 5। तो नंबर 1 की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो है 4, इसमें 5 ऐड हो जाएगा, तो अब हमारे पास नंबर 1 की वैल्यू हो जाएगी 9। आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वाले स्टेप में कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया है। प्रिंट जो है वो हम करवा रहे हैं बी में, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा जो होगा 9। अब नेक्स्ट में नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1। ये जो हमारे पास दो एस्टेरिस्क होते हैं ये होते हैं पावर के लिए, एक्सपोनेंट के लिए। तो अब जो हमारा प्रेजेंट नंबर है वो है 9, और 9 की जो पावर है वो होने वाली है नंबर 2 प्लस नंबर 3। नंबर 2 और नंबर 3 में अभी कोई भी चेंज नहीं आया है, तो अभी उनकी वैल्यू जो है वो 3 प्लस 2 है। तो हमारे पास जो है वो 9 पावर 5 ये आ जाएगी। और अभी क्योंकि आउटपुट उसने नहीं लिया है, तो ये हमारे लिए स्टोर हो जाएगी वैल्यू किसके अंदर, जो हमारा वेरिएबल है नंबर 1 इसके अंदर। जो डी है, डी के अंदर वो प्रिंट करवा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग है ये हमारे पास आउटपुट में 9 टू द पावर 5 देगी। तो 9 टू द पावर जो भी 5 आता है वो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। अब ई नंबर 1, और ये जो हमारे पास डबल एस्टेरिस्क के बाद में इक्वल साइन होता है वो क्या करेगा, नंबर 1 को वहाँ पर चेंज करेगा। किस तरह से चेंज करेगा, जैसे ए पार्ट के अंदर चेंज किया था। तो सबसे पहले जो है वो राइट में जो भी हमारे पास दिया होता है वो कैलकुलेट होता है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नंबर 2 प्लस सी है। ये जो सी है ये हमने पहले से डिफाइन नहीं किया हुआ, तो ऐसे में ये जो है एक एरर जनरेट होगा, और यहाँ पर जो नंबर 1 है उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, मतलब जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो ही रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसके अंदर जो है नंबर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 5 प्लस 5 है, लेकिन ये 5 जो है ये नंबर 5 नहीं है बल्कि स्ट्रिंग 5 है। जब कभी भी स्ट्रिंग और बीच में प्लस का साइन आता है तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाती है। तो ऐसे में हमारे पास नंबर 1 जो है ये हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर 5, यानी 55 जो है ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी नंबर 1 में। तो जब भी हम प्रिंट यहाँ पर जी पार्ट में इसका आउटपुट लेना चाहेंगे तो हमारे पास ये आएगा। एच पार्ट में है प्रिंट 4.00 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे को दिया हुआ है 2.0 प्लस 2.0। तो ये जो है बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे मैथ्स में काम किया जाता है, यानी 4.00 और नीचे जो हमारे पास 2.0 है वो 2.0 के साथ में प्लस हो जाएगा। हमारे पास 4.00 अपॉन में 4.0 आएगा। इसमें आंसर जो है वो 1 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट में आपको जो है वहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलती हैं। अगर हम इस नंबर की बात करते हैं तो ये है तो 4, लेकिन इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो है इनफैक्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जिसके अंदर ये 4 भी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जब हमारे पास आंसर 1 आना है और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर देनी है तो 1.0 आएगा। तो आउटपुट में आपको 1.0 मिलने वाला है। इसमें आई के अंदर हमारे पास नंबर 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 एस्टेरिस्क जो है ये मल्टीप्लाई के लिए होता है, और आप देख ही सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी हमारे प्रेफरेंस ऑर्डर हैं हमेशा उन प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। जो हमारे पास 2 प्लस 9 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है उससे पहले जो है ब्रैकेट सॉल्व होंगी,
3 और 12 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 और 12 मल्टीप्लाई होंगे तो हमें पता है यहाँ पर 36 आएगा, -8 डिवाइडेड बाई 10 है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर में चला जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 + 9 मल्टीप्लाई 36 में से 8 जो है वो माइनस होगा, 28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। जो डिवाइड है उसको प्रेफरेंस ऑर्डर मिलेगा, तो हमारे पास 2 + 9 मल्टीप्लाइड 2.8 इस तरह से आ जाएगा। अब जो मल्टीप्लाई है उसे प्रेफरेंस मिलेगी, तो 2 + 9 यहाँ पर इसके साथ 9 × 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25 इस तरह से आ जाएगा। अब जब 2 इसके अंदर प्लस होगा तो 27.2, तो इस तरह से हमारे पास नंबर 1 के अंदर जो है वो 27.2 वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, और जे पार्ट में जब हम प्रिंट लेंगे तो हमारे पास यही 27.2 हमारे सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा के पार्ट। के पार्ट के अंदर नंबर 1 जो है उसके अंदर वैल्यू असाइन हो रही है फ्लोट 10। फ्लोट 10 जो है वो सिंपल एक इंटीजर जब भी हम देते हैं और उसको हम फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो उसके अंदर डेसिमल के बाद एक जीरो जो है वो पुट कर देता है। तो अब नंबर 1 के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई है 10.0। जब हम नेक्स्ट पार्ट यानी एल पार्ट के अंदर प्रिंट लेंगे तो हमारे पास यही जो है वो आउटपुट में हमारे को मिलने वाला है। एम में है नंबर 1 = इंट, और इंट के अंदर हमारे को यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसे हमने वहाँ पर कन्वर्ट करना है, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास 3.14 है जो कि एक फ्लोट है। जो फ्लोट है उसको अगर हम इंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारे पास प्रिंट नंबर 1, तो ऑब्वियस है हमारे पास इस वाले स्टेप में एरर आएगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ओ पार्ट। ओ पार्ट के अंदर हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो है वो 10 = 9, तो इसका मतलब हमारे पास ये जो है वो ट्रू है। और दूसरी चीज़ जो है वो हमसे कह रहा है 20 > 20, तो ये भी ट्रू है। जब दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होती हैं और बीच में हमारे पास एंड जो है वो कनेक्टर है, तो ऐसे में आउटपुट जो है वो ट्रू आता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट, पी पार्ट। इस पी पार्ट के अंदर वो कह रहा है प्रिंट 5 modulo 10 + 10 is less than 50 and 29 is less than equal to 29। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर है उसके अंदर मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो प्रेफरेंस लेगा, तो यहाँ पर 5 modulo 10 ये हमारे को 5 देगा प्लस 10, तो ये हमारे पास 15 आने वाला है। एंड वी नो दैट 15 is less than 50, तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये ट्रू आ जाएगा, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया। सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो 29 is less than equal to 29, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू फिर से हमारे पास जो है वो आउटपुट में हमारे को ट्रू मिलने वाला है। तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो पार्ट दिए हुए हैं, 25/0, और दूसरे वाला जो है उसमें हमारे को पहले नंबर 1 25 दिया है, नंबर 2 0 दिया है, लेकिन बेसिकली सेम ऑपरेशन है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है अगर मान लो हम वर्ड में देना चाहेंगे तो वो किस तरह से देंगे वो तो मैंने आपको सामने लिखकर दिखाई दिया है। दोनों के दोनों हमारे रन टाइम एरर होंगे क्योंकि ये 0 डिवीजन एरर है। हम वहाँ पर दोनों में बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं। वो भला ही हम वहाँ 25/0 लिखें या फिर हम 25 और 0 को पहले वहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 के अंदर वहाँ स्टोर कर लें और फिर वहाँ पर नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करें। तो ये डिवीजन बाय 0 जो होता है ये हमेशा रन टाइम एरर होता है। तो बस इसके लिए इतना ही बेटा जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल if money has been lent on simple interest, principal or money lent is equal to P, rate is equal to R% per annum and time is equal to T years. Then simple interest SI is equal to P into R into T upon 100. Amount payable is principal plus SI. P, R and T are given as input to the program. तो हमारे पास जो है बेसिकली वहाँ पर तीन चीज़ें जो है हमारे को इनपुट में लेनी है और उन तीन चीज़ों की जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला है जो आपने छोटी क्लासेस के अंदर किया ही हुआ है। P इंटू आर इंटू टी करना है, उसको 100 से डिवाइड करना है, उससे आपका SI आ जाएगा। SI को अगर आप प्रिंसिपल के साथ में वहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको वहाँ पर अमाउंट पेएबल जो है वो पता चल जाएगा। तो अब इसको पाइथन में कैसे करते हैं उसकी बात। इडल में हम सबसे पहले तीन वेरिएबल जो है वो लेते हैं। P जो है वो हमें पता है कि प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हो सकता है वहाँ पर इंटीजर में हो सकता है वहाँ पर डेसिमल नंबर में हो, तो हम सेफ रहने के लिए ऐसा करते हैं इसको फ्लोट ले लेते हैं।
फ्लोट जो है वो हमारे को कहाँ से मिलेगा, वो हमारे को इनपुट से मिलेगा, और इनपुट के अंदर हम उसको बता जरूर देंगे कि हम उससे मांग क्या रहे हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि हम वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मांग रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि हम क्या मांग रहे हैं, वो हमारे को क्या देगा, वो समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि वहाँ पर फ्लोट में हो सकता है, तो हम उसको फ्लोट में लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम इनपुट में लेंगे। इनपुट में जो यूज़र है उसको हम बता देते हैं कि हम उससे क्या मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं उससे रेट, तो हम इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रेट होगी वो परसेंटेज में होगी, लेकिन हम वहाँ पर अपॉन में 100 करके उसको कंपनसेट कर देंगे। तो बेसिकली रेट में हमारे पास एक नंबर आने वाला है। टी जो है टी भी ईयर्स में है हमारे पास। अब ईयर्स के अंदर जो है इसमें भी आपने ध्यान रखना है, हो सकता है वहाँ पर 1 ईयर और कुछ मंथ हो तो वो भी फ्लोट में आ सकता है, तो इंटीजर में आप ना लें तो अच्छा रहेगा, तो हम इसको भी फ्लोट में ही ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम इस तरह से इनपुट लेते हैं और इनपुट के अंदर जो है वो मेंशन कर देते हैं कि हम उससे टाइम इन ईयर्स मांग रहे हैं, टाइम इन ईयर्स। तो ये जो है ये हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। तो 3 चीज़ें हमारे पास जो है वो इनपुट में आ गई हैं। अब जो है वो हमने क्या करना है, हमने वहाँ पर जो अमाउंट पेएबल है वो निकालना है। अमाउंट पेएबल जो है उसके लिए हम ए जो है वो ले लेते हैं। अब ए जो है वो हम निकालेंगे कैसे, वो हमारा निकलेगा पी प्लस एस आई से, लेकिन एस आई जो है वो हमने डिफाइन नहीं किया। तो अब सबसे पहले जो है वो एस आई डिफाइन करते हैं। एस आई बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करना है जैसे हमें बुक में दिया गया है, यानी पी इसको मल्टीप्लाई करना है हमने आर से, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने टी से, और डिवाइड कर देना है हमने यहाँ पर 100 से। तो ये हमारे पास हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा सही ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर P इंटू आर इंटू टी होगा डिवाइडेड बाई 100, हमारे पास SI आ जाएगा, और SI से हमारे पास जो है वो A आ जाएगा। लास्ट में अगर आप वहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो देना चाहते हैं तो आप प्रिंट स्टेटमेंट दे दीजिए। प्रिंट स्टेटमेंट में जो है वो आप अमाउंट पेएबल देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है वो आप लिख दीजिए अमाउंट पेएबल इज, और उसके बाद जो है वो आप कॉमा के बाद में कैपिटल A जो है वो दे दीजिए। A जो है वो आपका वेरिएबल है जो आपका अमाउंट वहाँ पर कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो इसको सेव करते हैं, रन करते हैं। रन करने पे आप देख ही रहे हैं वो सबसे पहले हमसे प्रिंसिपल जो है वो मांग रहा है। मान लीजिए हम जो है वो 10,000 जो है वो इसको दे देते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद वो हमसे रेट मांग रहा है, मान लीजिए हमने 10% जो है वो इसको रेट दे दी, और टाइम इन ईयर्स मांग रहा है, हमने इसको 2 ईयर्स दे दिए। अब आप देख सकते हैं कि उसने वहाँ पर कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद उसने अमाउंट पेएबल इज 12,000 हमारे सामने दे दिया है। तो आपने रुपीज़ लगाना है तो आप यहाँ पर रुपीज़ लगा दीजिए, आपने डॉलर साइन लगाना है डॉलर साइन लगा दीजिए, ये आपकी मर्जी है। बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक प्रोग्राम जो है वो इस तरह से है, लेआउट को आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7th क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग n टाइम्स, हियर n इज एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर। तो ठीक है जी, हम मिडल में आते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग जो है उसको ऐसा करते हैं, हम स्टोर कर लेते हैं s के अंदर। तो यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से गुड मॉर्निंग जो है ये ले लेते हैं, ये हमारे पास गुड मॉर्निंग जो है स्टोर हो गया। अब s जो है ये तो हमारे पास आ गया है। n जो है वो कह रहा है हमारे को इंटीजर चाहिए और वो भी हमारे को इनपुट में चाहिए, तो इसके लिए हम इंट और इसके अंदर हम इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ पर हम यूज़र को दिखाने के लिए सिंपल n इज इक्वल टू इस तरह से दे देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि हम उससे n मांग रहे हैं। अब उसके बाद जो है हमने वहाँ पर गुड मॉर्निंग को प्रिंट करवाना है n टाइम्स। वो कैसे किया जाता है, वो सिंपल हम एक फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं। फॉर i इन रेंज फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तो i इन रेंज n, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा देंगे सिंपल s जो है वो हमारी स्ट्रिंग है जो कि वहाँ पर गुड मॉर्निंग को प्रिंट करेगी। अब देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सेव करते हैं, रन करते हैं। जब हम रन कर रहे हैं तो वो हमारे सामने जो है वो n इज इक्वल टू आ रहा है। अब n इज इक्वल टू में मान लीजिए मैंने 5 जो है ये पुट किया, तो आप देखेंगे 5 टाइम्स हमारे सामने जो है वो गुड मॉर्निंग प्रिंट होकर आ गया है। आप जो भी नंबर इस तरह से देंगे वही वाला नंबर जो है वो उतने टाइम हमारे पास गुड मॉर्निंग प्रिंट होकर आ जाएगा। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो चलते हैं इडल की तरफ। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमें यहाँ पर 3 नंबर चाहिए। अब वो 3 नंबर जो है वो कैसे आएंगे, इसके लिए ऐसा करते हैं हम फॉर लूप जो है वो रन करते हैं। इनपुट में हम तीनों के तीनों नंबर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम ऐसा करते हैं फॉर i इन रेंज, और यहाँ पर जो है वो 3 क्योंकि हमें 3 नंबर जो है वो चाहिए। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम इनपुट में ले लेते हैं नंबर। तो नंबर के लिए मैं a ले रहा हूँ अभी। a जो है वो हमारे लिए यहाँ पर इनपुट में इंट रहेगा, तो हम इंट के अंदर लेते हैं नंबर और इनपुट जो है वो दे देते हैं। इनपुट के अंदर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाते हैं, बता देते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं उससे।
तो हम नंबर चाहते हैं। नंबर जो है वो यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हम नंबर में भी बताते हैं कि कौन सा नंबर, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये और अच्छी थोड़ी सी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। यहाँ पर हम स्ट्रिंग के अंदर i+1 ले लेते हैं। i+1 क्यों लेते हैं? क्योंकि i की वैल्यू जो है वो होने वाली है 0, 1, 2। जब कभी भी आप वहां पर i+1 लेंगे तो i+1 आपको क्या देगा? 1, 2, 3। उसको अगर आप नंबर के साथ में जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो बेसिकली हमने यहाँ पर उसकी जस्ट लेआउट को अच्छा किया, मतलब ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा प्रोग्राम। यहाँ पर जो है वो हम इस तरह से एक कॉलम दे देते हैं और ज़्यादा वहाँ पर खुला खुला सा आ जाएगा। और अब यहाँ पर इस फोर लूप से पहले यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं s, जो कि वहाँ पर सम को रिप्रेजेंट करेगा। सम अभी के लिए लेते हैं हम वहाँ पर 0, लेकिन जब भी हम वहाँ पर इनपुट लेंगे तो हम ऐसा करेंगे कि s के अंदर ये जो a है इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास s की वैल्यू वहाँ पर इंक्रीज होती चली जाएगी। कितनी बार होगी? 3 बार होगी। तो 3 बार में हमारे पास जो सम है वो हमारे को s के अंदर स्टोर होकर मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? एवरेज। अब एवरेज जो है, एवरेज को हम वेरिएबल दे देते हैं एवरेज। और एवरेज निकलेगी कैसे? एवरेज निकलेगी सिंपल s को वहां पर 3 से डिवाइड करके, क्योंकि 3 नंबर्स का सम है तो s डिवाइडेड बाई 3 जो है दैट विल गिव अस द एवरेज। और अगर आप प्रिंट जो है वो चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से प्रिंट आप ले लीजिए। और प्रिंट में आप क्या चाहते हैं? यहाँ पर हम कहेंगे एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इज, और जो भी हमने वहां पर वेरिएबल लिया है एवरेज, ये हम इस तरह से दे देंगे। अब देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो किस तरह से काम करता है। सेव करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वो हमसे नंबर 1 जो है वो मांग रहा है। मान लीजिए मैंने उसको 5 दे दिया। उसके बाद वो नंबर 2 मांग रहा है। नंबर 2 के अंदर मैंने उसको 9 दे दिया। और नंबर 3 जो है, नंबर 3 के अंदर ऐसा करते हैं हम उसको 15 दे देते हैं। तो हमने वहाँ पर 3 नंबर दिए हैं जिनका सम जो है वो 29 हो रहा है। 29 जो है उससे अच्छा ऐसा करते हैं 13 दे देते हैं यहाँ पर। तो 13 देने से 27 होगा। 27 की एवरेज जो है वो 9 आनी चाहिए। तो अब एंटर प्रेस करते हैं और आप देखेंगे जैसे ही हमने वहां पर एंटर को प्रेस किया तो एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स इज 9 हमारे सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर वंस नेम एंड एज, print out a message addressed to the user that tells the user the year in which he or she will turn 100 years old। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन हल्का सा आपके लिए सोचने वाला है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। तो हम जो है सीधा चलते हैं एडल पे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। सोचने वाला पार्ट बात का है। पहले हम ऐसा करते हैं कि जो उसने कहा है नेम और एज, उसको हम पहले स्टोर कर लेते हैं। नेम जो है उसको हम नेम में लेते हैं। नेम हमारे लिए एक स्ट्रिंग है तो उसको हम सीधा सीधा यहाँ पर इनपुट में लेंगे और यहाँ पर यूज़र को बता देते हैं कि हम वहाँ पर उससे क्या चाह रहे हैं। हम वहाँ पर नेम चाह रहे हैं उससे। दूसरी चीज़ है एज। एज जो है वो हम ऐसा करते हैं इंटीजर में लेते हैं। तो इंटीजर के लिए हमारे को इंट लेना पड़ेगा, फिर हमारे को इनपुट लेना पड़ेगा और यूज़र को हमारे को बताना पड़ेगा कि हम उससे एज जो है वो मांग रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। अब उसने कहा है कि एक मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है जिसके अंदर हम बताएंगे कि कौन से ईयर में जो है वो 100 ईयर्स का हो जाएगा। तो अब सोचने वाला पार्ट क्या है? अब जो प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट ईयर को ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर P और ईयर इस तरह से लिख देता हूँ। ये हम जानते हैं कि ये है 2024। अब अगर मान लीजिए ये वीडियो आप 2024 में देख रहे हैं, होपफुली तभी ये 2024 है, बाकी आप जो भी ईयर देख रहे होंगे उसके हिसाब से होगा। तो ये 2024 में जब मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ईयर जो है ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट ईयर। इस प्रेजेंट ईयर में अगर मान लो हम एज को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर बर्थ ईयर आ जाएगा। तो बर्थ ईयर मान लो हम निकालना चाहते हैं तो बर्थ ईयर कैसे मिलेगा हमारे को? बर्थ ईयर मिलेगा हमारे को यहाँ पर P ईयर में से जो भी उसकी एज है उसको माइनस करके। अब जो रिक्वायर्ड ईयर है इसको हम पूरा का पूरा लिख देते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ईयर। ये रिक्वायर्ड ईयर कैसे मिलेगा? ऑब्वियस है, जो भी वहां पर बर्थ ईयर होगा, 100 ईयर्स की एज चाहिए तो हमारे को 100 उसके अंदर प्लस करना होगा। तो यहाँ पर जो है वो 100 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड ईयर आ जाएगा। तो बस ये जो है ये कैलकुलेशन है। इसके बाद जो है हमने सिंपल उसको मैसेज देना है। मैसेज में हमने क्या उसको बोलना है? उसने कहा है कि ये एड्रेस होना चाहिए उसके नाम पे। तो सबसे पहले जो है वो हम किस तरह से करेंगे इसको? यहाँ पर हम इसको एक स्ट्रिंग देते हैं और स्ट्रिंग के अंदर जो है वो हम सबसे पहले मान लीजिए हमने लिखा हाई। हाई के बाद जो है वो वहाँ पर नाम देंगे। जहाँ पर भी हमने कुछ देना है, अभी के लिए मैं करली ब्रेसिस दे देता हूँ और मैं यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी साइन दे देता हूँ। उसके बाद जो है मैं \n दे देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में हम आ जाएं।
और नेक्स्ट लाइन में जो है वो हम लिख देते हैं यू विल टर्न 100 years इन द ईयर, और ये जो ईयर है ये भी हमारे को मेंशन करना है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ करली ब्रेसेस दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डॉट फॉर्मेट ये कमांड देता हूँ, और हम जो भी वहाँ पर करली ब्रेसेस दे रहे हैं उन करली ब्रेसेस में क्या क्या आना चाहिए वो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले जो है वो नेम आना चाहिए, तो मैं नेम लिख देता हूँ। दूसरी करली ब्रेस जो मैंने वहाँ पर दी है उसमें रिक्वायर्ड ईयर आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ईयर जो है ये दे देता हूँ। अब जो है इसको सेव करके रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि वो हमसे यहाँ पर हमारा नाम मांग रहा है सबसे पहले। तो यहाँ पर हम कोई भी एक नाम जो है वो दे देते हैं। नाम मान लो हमने दे दिया वुल्वरीन। तो ये जो हमारा वुल्वरीन है ये कब पैदा हुआ था, ये हमसे एज मांग रहा है। मान लो कि अभी जो है वो 32 ईयर्स का है वुल्वरीन, तो 32 ईयर्स का है तो उसका जो बर्थ ईयर है वो कैलकुलेट होगा कैसे, 2024 में से 32 जो है वो माइनस होंगे, बर्थ ईयर जो है वो आएगा, और उसके बाद रिक्वायर्ड ईयर जो है वो 100 प्लस करके आएगा। तो हम एंटर प्रेस करते हैं और आप देखेंगे कि हमारा मैसेज जो हम चाहते हैं वो मैसेज हमारे सामने आ गया है। वो क्या है, हाय वुल्वरीन यू विल टर्न 100 ईयर्स इन द ईयर 2092। तो इसी तरीके से ये वाला प्रोग्राम जो है वो काम करेगा। होपफुली आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इफ ब्लॉक जो है वो चेक किया जाता है। अगर वो फेल हो जाता है तो ऐसे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी जो है वो एलिफ ब्लॉक को चेक करेगी। अब इसमें पाइथन जो है वो एलिफ ब्लॉक देखेगा है या नहीं है। अगर एलिफ ब्लॉक है तो वो उसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर मान लीजिए वो वाली भी फेल हो गई तो ऐसे में वो नेक्स्ट एलिफ ब्लॉक देखेगा कि वो है या नहीं है, और अगर है तो फिर वो उसकी जो कंडीशन है उसको चेक करेगा। अगर यहाँ पर सारी की सारी कंडीशंस एक के बाद एक वो देखता है कि सारी की सारी इफ़ और एलिफ वाली स्टेटमेंट्स हमारी जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, सारी फेल हो रही हैं, तो ऐसे में एल्स ब्लॉक जो है उसके अंदर जो भी एक्सिक्यूटेबल ब्लॉक होगा उसको वो एक्सिक्यूट कर देगा। तो अब ज़रा देखते हैं कि एग्जैक्टली ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो यहाँ पर मैं आपको यहाँ फ्रीडम देता हूँ कि आप अपने आप चूज़ कर लीजिए। इनपुट मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन इनपुट के अंदर थोड़ी सी कंडीशन जो है वो हमारे को देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम कहते हैं आपको या तो ड्रम आप चूज़ कर लीजिए, या फिर ऐसा करते हैं गिटार चूज़ करवा देते हैं, या फिर गिटार और एक पियानो, इन तीनों में से आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। तो ठीक है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ड्रम किसी ने सिलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो एग्जैक्ट हमारी वही होनी चाहिए जो हमने दी है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट ही होना चाहिए, वो आप आई ले लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पर लिया है तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, एक डबल इक्वल साइन के साथ में इसको चेक किया जाता है। और अब अगर मान लीजिए हमारे पास ड्रम है, जो भी हमें इनपुट में मिलेगा वो हमारे को स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा, तो हमें चेक भी वहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्म में ही करना पड़ेगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्रम है या नहीं है। अगर हम यहाँ पर ड्रम बजाते हैं तो हम कहते हैं ड्रम हमारा बजना चाहिए कैसे, डम डम। अब ये जो हमारा ब्लॉक होता है, जो आप देखेंगे कि जब मैंने यहाँ पर एंटर पुश किया था तो इधर से यहाँ पर आ गया था मेरा कर्सर। अब ये जो है ये इंडेंटेड मेरा ब्लॉक जो है ये पूरा का पूरा अगर हम देखें तो एक इंडेंट के साथ में ये एक्सिक्यूटेबल ब्लॉक है। अब अगर आपको ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आप समझ ही गए होंगे, कोई इसके अंदर खास चीज़ नहीं है। दूसरा, फिर दोबारा से हम इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, इस बार एलिफ ब्लॉक के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हमारी इफ़ कंडीशन जो है वो फेल हो जाती है तभी जाकर जो पाइथन है वो एलिफ ब्लॉक को देखेगा। अब एलिफ ब्लॉक के अंदर जो है वो हम गिटार चेक करते हैं, और फिर से वही चीज़, यानी हमने स्ट्रिंग के अंदर उसको चेक करना है क्योंकि इनपुट हमारा स्ट्रिंग में होगा, और हम गिटार बजाते हैं। गिटार हम बहुत अच्छी बजाएंगे। कैसे बजाएंगे हम ऐसा करते हैं, इसको बजाते हैं ट्रिंग ट्लॉन्ग, और इतना ब्यूटीफुल म्यूज़िक देते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं। फिर दोबारा से इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं। इन केस किसी ने ड्रम और गिटार नहीं चूज़ किया और ऐसे में उसने पियानो चूज़ किया तो क्या होगा, फिर हम पियानो बजाएंगे, सीधी सी बात है। बहुत बड़े म्यूजिशियन होते हैं हम, कोई मजाक तो है नहीं। तो अब ऐसे में हम यहाँ पर करते हैं पिंग पोंग पिंग। तो इसी के साथ हमने जो है म्यूज़िक बजा लिया, लेकिन क्योंकि
क्योंकि जो तुम्हारी एज है उस एज में ऑब्वियस है तुम्हें जो ऑप्शन दिए जाएं वो तो चेक तुम करोगे नहीं। तो ऐसे में अब जो है वो मुझे एलिफ की जगह एल्स यहाँ पर ब्लॉक देना पड़ेगा। एल्स ब्लॉक मतलब कि अगर इस सब को छोड़कर आप वहाँ पर कुछ भी और चूज़ करो तो क्या होना चाहिए। अब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाओगे तो मैं वो वाला इंस्ट्रूमेंट जो है उसे फाड़ दूँगा। अब मैं कैसे फाड़ दूँगा वहाँ पर, तो मैं ये कर देता हूँ बढ़ाम। तो अब जो है वो आपका इंस्ट्रूमेंट पूरा पूरा फट गया। तो पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा जो आपको बोला जाए सिर्फ उसमें चूज़ करना है। अब लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो किसी भी लूप में नहीं है तो ऑब्वियस है ये मेरे से एक ही बार पूछेगा वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अब अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि हाँ यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम बनाया जाए तो ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले चैप्टर में वाइल ब्लॉक जो है उसको भी समझना है। तो वाइल लूप जो है उसमें ले लेते हैं हम यहाँ पर मैं कहता हूँ ए। अगर मान लो ए जो है उसकी वैल्यू हम शुरुआत में ले लेते हैं y और इसको ले लेते हैं हम स्ट्रिंग में y। तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग y हो गया और यहाँ पर हम वाइल चेक करते हैं वाइल a और यहाँ पर हम चेक करते हैं इसको y में। और यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो ब्लॉक मैंने बनाया है इसको अब इंडेंट कर देते हैं ताकि वो वाइल ब्लॉक के अंदर आ जाए। तो इस तरह से मैंने इसको अंदर कर दिया। अब अगर मान लो मेरे पास a की वैल्यू जो है y है, जैसा कि मैंने पहले से ही उसको डिक्लेयर किया हुआ है, तो ऐसे में ये मेरा वाइल ब्लॉक जो है वो चलेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हर एक बार जो है वो मेरे से पूछेगा। अब इसमें हम पूछते हैं a इज़ इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर हम पूछते हैं वाना प्ले अनदर थिंग, और यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन के बाद जो भी हमारा आंसर है वो वाला आंसर हम y और n में ले लेते हैं, y और n। और इसके अंदर जो है वो हम कहते हैं कि अगर हमारा आंसर वहाँ पर y है तो ये यहाँ पर जो है वो रन करता रहे। तो अगर मान लो y नहीं है तो हम यहाँ पर कहते हैं कि if a is not equal to y। तो अब वहाँ पर वो कुछ भी पुट करे, जरूरी नहीं है वो n पुट करे, वो 1 2 3 कुछ भी अगर टाइप करेगा, बस वो y अगर नहीं होगा तो ऐसे में मैं कहता हूँ ब्रेक। अब ये ब्रेक क्या है अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत छोटी सी चीज़ें मैं आपको अभी के लिए समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये वाला क्वेश्चन आने वाला है और हमने इसको समझना है कि ब्रेक कंटिन्यू क्या होते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम ब्रेक लिख देते हैं तो ऐसे में हमारा वाइल लूप जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका ये पूरा ब्लॉक जो है वो ख़त्म होके हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पहुँच जाता है। अगर वहाँ पर हमने कुछ और दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम अभी की बात करें तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ हम हर एक किसी में दे देते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं और जो भी हमारे एलिफ ब्लॉक हैं उनमें हम सब में ये दे देते हैं। तो अब ऐसे में हमारा सिर्फ एक बार हमसे नहीं पूछेगा बल्कि ये हमारे को मन भर के हमारा म्यूज़िक जो है वो बजाने देगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करते हैं, ड्रम, गिटार और पियानो। तो ठीक है, हम अपना ड्रम जो है इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा ड्रम। बस इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि अभी हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग के अंदर पंगा नहीं ले रहे हैं, तो अगर कैपिटल में मैंने पूछा है तो कैपिटल में ही आंसर देना पड़ेगा। तो डम डम, आपने देखा कि यहाँ पर हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई, तो उसके अंदर जो भी ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर मान लो हम कहें कि ड्रम नहीं है तो हम कहते हैं ठीक है गिटार। अब अगर मान लो सबसे पहले तो अच्छा वो पूछ रहा है हमसे कि हम क्या बजाना चाहते हैं या नहीं, तो पहले मैं y बोलूँगा तो अब वो मेरे से दोबारा से पूछेगा क्या, तो अब मैं बोलूँगा गिटार। तो ठीक है, अब जो गिटार है वो हमने बजाया और अगर देख सकते हो तो ये आपके सामने है, टिंग ट्रॉन्ग हमारा गिटार बजा। वाना प्ले अगेन, तो ठीक है जी, हम कहते हैं हम फिर से बजाना चाहते हैं, इस बार पियानो बजा देते हैं। और फिर से हमने देखा कि हमारा जो पियानो है वो यहाँ पर पिंग पोंग पिंग कर रहा है। अब वो कहता है फिर से आप बजाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ येस। इस बारी मैं ऐसा करता हूँ नगाड़ा बजाता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने नगाड़ा बजाया है तो आप देखोगे कि नगाड़ा फट गया भड़ाम। क्यों? क्योंकि अब ऐसे में हमने वहाँ पर जो भी कंडीशंस दी थी, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था वो ना तो इफ़ ब्लॉक में हमने दिया था ना एलिफ ब्लॉक में दिया था। तो ऐसे में अगर मान लो हम कोई भी ऐसी कंडीशन देते हैं जो इफ़ एलिफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती, तो ऐसे में हमेशा जो हमारा एल्स ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट्स। तो यहाँ पर जो अगर पहला प्रोग्राम हम देखें, इसमें ये कह रहा है फॉर आई इन रेंज दिस। रेंज फंक्शन कैसे काम करता है ये मैंने पूरी डिटेल में यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अगर आप जानना चाहते हैं तो। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो नंबर होता है ये स्टार्ट बताता है हमारे को, जो सेकंड नंबर होता है ये स्टॉप बताता है, और तीसरा वाला हमारे को स्टेप बताता है। स्टेप का मतलब जंप कितने की लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला नंबर है वो आपने ध्यान रखना है कि ये इंक्लूडेड होता है, ये जो 30 है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो रेंज एक तरह से आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो कि हमारे 20 से शुरू होंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा आएगा 22, फिर हमारा आएगा यहाँ पर 24, फिर आएगा 26 और फिर आएगा हमारा 28, लेकिन 30 नहीं आएगा। ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, अब अगर इसके अंदर हम आई देखें तो ये आई एक एक बार ये वाली वैल्यूज लेगा। सबसे पहले जो ये वैल्यू लेगा वो होगी हमारी 20, सेकंड लूप में ये वैल्यू लेगा 22 और इसी तरीके से 28 तक वैल्यूज जो हैं वो जाएंगी। अब बात है एग्जीक्यूशन की। तो एग्जीक्यूशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर ब्लॉक हमारे को क्या कह रहा है, प्रिंट आई। तो सिंपल जो भी आई की वैल्यू है वो उसको प्रिंट करवाने को कह रहा है। तो ऐसे में अगर आप आउटपुट लेंगे तो आपके पास जो है ये नंबर्स जो हैं वो एक के नीचे एक, क्योंकि अलग अलग लाइन में आने वाले हैं ये, तो ये आपके पास आउटपुट जो है वो इस तरह से आएगा 26 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 28। बी पार्ट, कंट्री इंडिया, फॉर आई इन कंट्री। अब जो ये 4 है ये किस तरह से इटरेट करेगा। अब जो आई है ये एक एक करके इंडिया के जो लेटर्स हैं ये इनको यहाँ पर एक एक बार वहाँ पर असाइन करेगा। तो ए की जो फर्स्ट वैल्यू है वो होगी आई, जो सेकंड वैल्यू है वो होगी एन, फिर डी, उसके बाद आई और उसके बाद ए। अब एक्सिक्यूशन क्या है, एक्सिक्यूशन सिंपल प्रिंट आई है। तो आई की जो भी वैल्यूज हैं वो वहां पर एक के बाद एक जो है वो प्रिंट होंगी अलग अलग लाइन में। तो सबसे पहले जो है वो हमारे को आई मिलेगा, फिर हमारे को यहाँ पर एन, फिर डी, फिर यहाँ पर आई और फिर हमारे पास ए। तो जो इंडिया हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है वो वहां पर लेटर बाय लेटर नीचे प्रिंट होता चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास सी पार्ट हमसे कह रहा है आई इक्वल 0, सम इक्वल 0, वाइल आई इज लेस देन 9। तो ये हमारे लिए एक ट्रू स्टेटमेंट है। अभी अगर ट्रू स्टेटमेंट होती है तो ये लूप रन करना शुरू हो जाता है। तो आई की वैल्यू क्योंकि 0 है एंड वी नो दैट 0 इज लेस देन 9, तो यहाँ पर ये वाला लूप जो है वो शुरू हो गया। अब यहाँ पर इस लूप में जब एक्सिक्यूशन पे आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ आई मॉड्यूलो 4। इसका मतलब अगर आई जो है उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से और रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ऐसे में क्या करना है। हम शुरुआत अगर देखें तो आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो हमारे को क्या देगा, 0 डिवाइडेड बाई 4 जो है वो हमारे को वहाँ पर रिमाइंडर देगा 0। तो मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू आएगी, और जब कभी भी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो उसका जो भी एक्सिक्यूशन ब्लॉक होता है वो काम करता है। तो एक्सिक्यूशन ब्लॉक जो है वो कह रहा है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम जो है वो 0 था, अब जो सम की नई वैल्यू है वो 0 प्लस 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब अभी पहले स्टेप के अंदर अगर हम देखें तो सम की वैल्यू जो है वो हमारी 0 ही रहेगी, सम इज इक्वल टू 0 रहेगा, आपने ध्यान रखना है। और फिर ये कह रहा है आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो पहले स्टेप में अब आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2, क्योंकि आई की इनिशियल वैल्यू 0 है, उसमें अब 2 जो है वो वहाँ पर प्लस हो गया है। अभी हम वाइल लूप से बाहर नहीं निकले हैं तो आप प्रिंट तक नहीं जाएंगे। वाइल लूप से बाहर क्यों नहीं निकले हैं, क्योंकि आई की वैल्यू 2 हुई है। आई की वैल्यू 2 जो है इट इज स्टिल लेस देन 9। तो जो कंडीशन हमारे पास आई लेस देन 9 है ये अभी भी ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो एक्सिक्यूशन ब्लॉक जो है वो काम करेंगे। अब यहाँ पर फिर दोबारा से हम यहाँ पर जाएंगे, जो कंडीशन है वो है आई डिवाइडेड बाई 4 रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर 2 है। 2 डिवाइडेड बाई 4 जो है उसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ऐसे में सम चेंज नहीं होगा। जो हमारे पास आई है उसके अंदर आई प्लस 2 हो जाएगा। तो सेकंड जो हमारे पास लूप है उसमें अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू जब 4 होकर ऊपर वाइल लूप में वहाँ कंडीशन चेक होगा तो फिर से ट्रू आएगी, क्योंकि 4 इज लेस देन 9। अब यहाँ पर इफ 4 डिवाइडेड बाई 4 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। तो अब हमारी कंडीशन फिर से ट्रू हो गई। तो अब जो है वो सम के अंदर जो है सम प्लस आई होगा। सम की वैल्यू अभी कितनी थी, 0 थी। 0 के अंदर अब जो हमारे पास आई की वैल्यू है वो है 4। तो थर्ड स्टेप जो है इसके अंदर अब सम की वैल्यू जो है वो होने वाली है 4, और आई की अब जो न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि प्लस 2 हो जाएगा, वो हो जाएगी 6।
अब ये 6 वैल्यू के साथ में वाइल लूप फिर दोबारा से चेक होगा, 6 लेस देन 9, बिल्कुल सही है। लेकिन इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर मान लो हम 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ऐसे में सम जो है उसमें चेंज नहीं आएगा। तो फोर्थ स्टेप के अंदर सिर्फ i जो है वो चेंज होगा, i की वैल्यू 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास i इज इक्वल टू i प्लस 2 है। अब ये जो 8 है ये फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगा यहाँ पर वाइल में, ये जो है 8 लेस देन 9 है, हाँ अभी ट्रू है। इफ i डिवाइडेड बाई 4 गिव्स रिमाइंडर 0, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इस केस में हमारे पास सम जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फिफ्थ जो हमारा स्टेप होगा उसके अंदर सम जो है अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम प्लस आई। सम जो है उसकी वैल्यू 4 हो चुकी है और अब i की वैल्यू 8 है, तो सम हमारा यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास सम 12 है, इसके बाद i की वैल्यू हमारे पास इस स्टेप में 8 थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस 2 है तो अब हो जाएगा 10। अब जब यहाँ पर वाइल की कंडीशन चेक होगी तो ये वाइल लूप आगे रन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब i की वैल्यू 10 हो जाएगी विच इज़ नॉट लेस देन 9। तो अब वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अब जो हमारा कोड है वो इस वाइल लूप से जो भी हमारे पास नेक्स्ट लाइन है उस पर पहुंच जाएगा। जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है वो क्या है, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास प्रिंट सम की वैल्यू जो है वो अब 12 हो चुकी है, तो हमारे पास आउटपुट में जो है वो 12 आएगा। होपफुली आपको ये समझ में आया हो कि किस तरह से लूप जो है वो काम कर रहा है। और जब आप इसको इडल में रन करेंगे तो इडल में आपके पास सीधा 12 आ जाएगा, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसने काम किया है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। होपफुली आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो। इन केस आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।